हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्टूडियो। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 है ये, बायोलॉजी का। आज हम इसमें क्या देखेंगे, तो बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो मेन टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस का, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वो हम अच्छे से पढ़ के लेंगे। तो उसमें क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होती है उसको पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ये प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। देन म्यूटेशन क्या होता है, उसके बाद ट्रिपलेट कोडन क्या होता है। देन हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है वो क्या होते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स किसे बोलते हैं, ये सब हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए। तो प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। समझो हमारे पास क्या है, डीएनए है और हमें बनाना है प्रोटीन। वी हैव टू मेक प्रोटीन विथ डीएनए। ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है। डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बन सकता, डीएनए को हेल्प चाहिए किसकी, तो आरएनए की। हम लोग स्टेटमेंट क्या देंगे, ये पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टेटमेंट क्या देंगे, तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए। आरएनए के थ्रू डीएनए जो है वो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो आरएनए एक हेल्पिंग हैंड है डीएनए को टू मेक द प्रोटीन, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। ओके, ये प्रोसेस को ही हम लोग सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ mRNA सिंथेसाइज एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो इंफॉर्मेशन होता है टू मेक द प्रोटीन। समझो ये एक न्यूक्लियस है और ये ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस में ही होगा, आउट ऑफ द न्यूक्लियस नहीं होगा, वो बाद में आउट ऑफ द न्यूक्लियस जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में ही होगा। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोटाइड्स है, सीक्वेंस रहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, जैसे ATGC, AUGC, ये सब सीक्वेंस रहेंगे। किसके रहेंगे ये सीक्वेंस, तो रहेंगे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। तो ये किसके लिए रहेंगे, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या कैरी करेंगे, तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज़ द इंफॉर्मेशन टू मेक द प्रोटीन। ये सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड के, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है उनके पास, किस लिए, किसके लिए, किस काम आएगी ये इंफॉर्मेशन, तो प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज़ द इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड का जो भी सीक्वेंस है वो क्या कैरी करता है, तो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और उसका रोल क्या है, टू मेक प्रोटीन। सिंपल है। तो mRNA इज़ प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। सिंपल था ये, तभी क्या था, ये न्यूक्लियस में ही ये प्रोसेस हुआ है। तो जब ये प्रोसेस जो होता है तो उसमें एक ही स्ट्रैंड न्यूक्लियस का, सॉरी डीएनए का यूज़ होता है। डीएनए हैज़ 2 स्ट्रैंड्स, ओके। तो उसमें का एक ही यूज़ होता है फॉर दिस प्रोसेस, ओके। So the new sequence of the nucleotides. The sequence of the nucleotides in mRNA being produced is always complementary to DNA strand, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये हमारे प्रोसेस में इंक्लूडेड आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स क्या होते हैं, mRNA आपने पढ़ा होगा, mRNA, rRNA और tRNA। तो mRNA होता है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और राइबोसोम को जाके देना। और राइबोसोम मतलब rRNA का काम क्या है, एमिनो एसिड्स को लेना और उससे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, उसको टुगेदर ही बॉन्ड करना, ठीक है।
और टीआरएनए का काम क्या है? तो टीआरएनए क्या करेगा, आरआरएनए को चाहिए, तो टीआरएनए क्या करेगा, आरआरएनए को क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, ठीक है। तो वो कौन ला के देगा, तो वो ला के देगा टीआरएनए। तो टीआरएनए क्या करता है, राइबोसोम को पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एमिनो एसिड्स ला के देता है, और आरआरएनए क्या करता है, वो एमिनो एसिड्स लेके वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और किसको देता है, आरआरएनए को देता है, ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट हम लोग ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस देखेंगे। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच टीआरएनए हैविंग anticodon to the codon and the mRNA supplies amino acids as per the message of mRNA। तो मैंने बताया आपको, ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जिसमें टीआरएनए के पास क्या है, टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए हमारा, उसके पास है एंटीकोडॉन है, और जो एमआरएनए है, जो बेस है हमारा, उस पर क्या है, एमआरएनए। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, एमआरएनए में और टीआरएनए में डिफरेंस क्या होगा? हमें पता है 4 टाइप्स, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थाइमिन। तो थाइमिन रहेगा हमारा एमआरएनए पे, और थाइमिन की जगह बाकी सब सेम रहेगा टीआरएनए पर बाकी सब सेम रहेगा टीआरएनए पर जो हमारा थाइमिन है वो किससे चेंज होगा, तो यूरासिल से। तो अब टीआरएनए पे क्या है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और क्या है, यूरासिल। और हमारे एमआरएनए पे क्या है, जो नीचे है, एमआरएनए जो है बॉन्ड के नीचे है, तो निचले हिस्से में एमआरएनए है, उधर क्या रहेगा, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थाइमिन। इधर थाइमिन रहेगा और उधर यूरासिल रहेगा, ठीक है। तो टीआरएनए को कैसे समझता है कि उसको वही एमिनो एसिड चाहिए, मतलब एक बॉन्ड रहता है, देखो 3 हिस्सों में ये डिवाइडेड है, 3 एटीजी ऐसे डिवाइडेड है 3 बॉक्सेस में। तो वो 3 बॉक्सेस के लिए 3 ही एंटीकोडॉन लगेंगे। अगर हमारे पास 3 कोडॉन है तो 3 एंटीकोडॉन लगेंगे। तो 3 कोडॉन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। हमें इसे डिवाइड करना रहता है ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब नंबर ऑफ कोडॉन्स है। तो हम ग्रुप किसका बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, और उसे हमने नेम किया है ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। और हर एक ट्रिपलेट कोडॉन को एक एमिनो एसिड चाहिए होता है, मतलब ट्रिपलेट कोडॉन 3 कोडॉन को एक एमिनो एसिड चाहिए, ठीक है, मतलब एक ग्रुप को एक एमिनो एसिड चाहिए, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, टीआरएनए जो है वो एमिनो एसिड किसको ला के देता है, राइबोसोम को। देखो मैं फिर से समझाती हूँ, अभी क्या हुआ, पहले हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन किस में हुआ, न्यूक्लियस में हुआ, और उसमें क्या हुआ था, तो एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ था किसके बेसिस पर, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेसिस पर, ठीक है। वो प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, अभी एमआरएनए कैसा हुआ, एक चेन बन गई है, कोडॉन्स की एक चेन बन गई है, ठीक है। और उसमें क्या है, वो कोडॉन्स में क्या है, तो कोडॉन्स में है हमारा इंफॉर्मेशन। जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनी है ना, उसमें क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है उसमें हमारा इंफॉर्मेशन किस लिए है, वो प्रोटीन बनाने के लिए। तो वो जो चेन है अभी न्यूक्लियस के बाहर आ जाती है। बाहर किधर आएगी, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बहुत सारे राइबोसोम्स रहते हैं। तो राइबोसोम्स इज़ वेरी रिच in our body to make what, to make प्रोटीन। राइबोसोम हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो वो जो चेन है वो किधर जाएगी, वो जाएगी राइबोसोम के पास और राइबोसोम को अटैच हो जाएगी। तो वो एक सिंगल चेन है, ठीक है, उसके ऊपर और एक चेन लगानी है हमको, ठीक है। तो वो जो नीचे की चेन है उसे हम बोलेंगे एमआरएनए, और जो ऊपर की चेन लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, टीआरएनए, ठीक है। एमआरएनए नीचे होगा, टीआरएनए ऊपर रहेगा,
ठीक है। तो टीआरएनए पहले दिखेगा नहीं, टीआरएनए बनेगा। कैसे बनेगा? जब टीआरएनए हम लोग को एमिनो एसिड्स लाके देगा। किधर लाके देगा? एमआरएनए पर। तो एमआरएनए अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लेके आ गया। अब और राइबोसोम और जो आरआरएनए है उस पे अटैच हो गया, मतलब राइबोसोम पे अटैच हो गया। तो अब टीआरएनए का काम चालू होगा। टीआरएनए का काम क्या है? एमिनो एसिड्स लाना है और किधर ज्वाइन करना है? तो एमआरएनए पे। तो उन लोग को सीक्वेंस समझ जाता है, ठीक है, उन लोग को सीक्वेंस समझ जाएगा। सीक्वेंस बता दे तो मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ, ओके। तो ये है हमारा ए, ये है हमारा टी, ये है हमारा जी और ये हमारा सी, ऐसे समझ लो, ठीक है। हैंड राइटिंग को इग्नोर कर देना, ठीक है। ए पे हमारा लगेगा यू, टी पे हमारा लगेगा ए, जी पे सी, सी पे जी, ठीक है। ये सीक्वेंस से है। और ये वाला जो है नीचे, ये क्या है हमारा? तो ये है एमआरएनए और ये जो है ये है टीआरएनए, ठीक है। ये है एमआरएनए और ये है टीआरएनए। तो अभी क्या होगा? टीआरएनए ये सब लगा हुआ नहीं होता है, ठीक है, ये सब लगा हुआ नहीं होता है। बस हमारे पास क्या होता है? एमआरएनए होता है, जो कि अभी अभी ट्रांसक्रिप्शन करके आया। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से हमें क्या मिला है? तो ये मिला, ये नीचे वाली चेन मिली है, ठीक है। तो ये नीचे वाली चेन किधर जाके? राइबोसोम को जाके अटैच हुई है। ये नीचे वाली जो चेन है वो राइबोसोम को जाके अटैच हुई है, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए? टीआरएनए चाहिए ताकि वो बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो ये तीन का एक बॉन्ड है, ये तीन का समझ लो एक बॉन्ड है। तो टीआरएनए को पता है इसको ए को यू चाहिए, टी को ए चाहिए, जी को सी चाहिए। तो टीआरएनए क्या जाएगा? टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए फटाफट जाके राइबोसोम से बाहर जाके जो उधर अटैच था बाकी एमिनो एसिड लेके आएगा। टीआरएनए राइबोसोम में था, वो फटाक से सेपरेट होगा और एमिनो एसिड लेके आएगा जो इसको चाहिए, जो कि है यूएसी। एटीजी को क्या चाहिए? यूएसी, ठीक है। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है उनकी बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लेके आएगा, कौन लेके आएगा? टीआरएनए, और ऐसे अटैच कर देगा, ठीक है। ऐसे अटैच हो गया तो ये बॉन्ड निकल जाता है, ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? तो बॉन्ड बन गया ना, अभी बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया और वो बॉन्ड गायब हो गया। देखो, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है और वो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। और उसको क्या चाहिए होता है? 1 एमिनो एसिड चाहिए होता है, ठीक है। तो टीआरएनए क्या एमिनो एसिड लाके देता है? किसको लाके देता है? आरआरएनए को लाके देता है, ठीक है। एमिनो एसिड ब्रॉट बाय टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? आरआरएनए, ठीक है। वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? वो बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे, वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड उसे हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है? राइबोसोम keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of 1 triplet codon। अभी डिस्टेंस क्या था? इधर क्या था पहले? इधर क्या था पहले? ये हो गया गायब। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? 1 ट्रिपलेट कोडॉन। तो क्या होता है? राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग, ये गायब हो गया ना, अभी ये गायब हो गया, ठीक है। तो राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ व्हाट? बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। और इस प्रोसेस को फाइनली हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एक बार शॉर्टली सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है, एक बार शॉर्टली देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पहले देखा था सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होता है डीएनए की तरफ से विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, किसके हेल्प से? आरआरएनए। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये किसके प्रोसेस है? ये 3 स्टेप किसके हैं? तो प्रोटीन बनाने के। तो पहला स्टेप क्या है?
इसमें ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, mRNA इज़ प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन DNA। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखा था, नेक्स्ट हम लोग ने जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है वो चेन बना के बाहर आ चुके हैं न्यूक्लियस के, और वो किधर जाके अटैच हो गए, राइबोसोम पे, और राइबोसोम पे अटैच हो गए। तो अभी किसका काम आएगा, तो rRNA का काम आएगा। ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच tRNA हैविंग एंटीकोडॉन टू द कोडॉन ऑन mRNA सप्लाइज एमिनो एसिड एज पर द मैसेज ऑन mRNA। तो मैंने आपको बताया था नीचे क्या होता है, mRNA होता है, ऊपर क्या होता है, tRNA होता है। tRNA बनता नहीं है, mRNA बना हुआ होता है। तो tRNA बनाने के लिए tRNA को एमिनो एसिड्स ढूंढ के लाना पड़ता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूरे सेल से वो राइबोसोम ढूंढ के लाता है, सॉरी एमिनो एसिड्स ढूंढ के लाता है, और किसको देता है, mRNA को देता है। और वो तीन इसमें डिवाइडेड होते हैं, तीन कोडॉन्स को ऐसे तीन ग्रुप में डिवाइडेड किया जाता है। बहुत सारे कोडॉन्स है, उसे तीन में डिवाइड करते हैं, और एक ग्रुप को, एक जो 3 का ग्रुप है उसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। और उसको किसकी ज़रूरत होती है, एक एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हुआ था नेक्स्ट। तो एमिनो एसिड क्या मिलते हैं, इसको किसको मिलते हैं, एमिनो एसिड जाके tRNA mRNA को दे देता है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अभी आगे देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो बहुत सिंपल है। अभी तीन का ग्रुप तीन का जो ग्रुप है, समझो ATG का ग्रुप है, तो A को कौन चाहिए, U चाहिए, T को कौन चाहिए, A चाहिए, और G को कौन चाहिए, C चाहिए। और ये 3 का ग्रुप है, और जिसको जो चाहिए वो मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, वो बॉन्ड बन जाएगा और वो मूव हो जाएगा। तो वो किसके डिस्टेंस से मूव होगा, डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, किसके डिस्टेंस से मूव होगा, तो वन ट्रिपलेट कोडॉन। बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। वन ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से वो मूव होगा, कौन से, दूसरे ग्रुप पे। वो 3 का जो ग्रुप बन गया वो निकल गया, अभी उसका बॉन्ड बन गया और वो अभी निकल गया, और वो किस पे ट्रांसफ़र होगा, अगले वाले कोडॉन्स पे, जो तीन का ग्रुप है ना, अगले वाले ट्रिपलेट कोडॉन पे वो शिफ्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है गाइस, म्यूटेशन होता है एक सडन चेंज। हम लोग देखते हैं, अ सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल DNA ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। जो म्यूटेशन होता है वो अच्छी खासी DNA की प्रोसेस चल रही होती है, और उधर 1-2 घोटाला हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनिज्म पे है, वो ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, ठीक है, उसका कैसे बर्थ के पहले जो म्यूटेशन ये होता है, प्रोसेस होता है, सब DNA बनता है। DNA क्या होता है, बेसिकली आपकी हाइट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका जो कलर है बालों का, वो आईज कलर, ये सब उस पर डिपेंड करता है, किस पे, तो DNA पे। अगर DNA के सीक्वेंस में ही गड़बड़ हो गया तो बहुत से सीरियस डिसीजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। DNA के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा, सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बेबी का जो बॉडी पार्ट्स है वो ठीक से काम नहीं करेंगे। मे बी हाथ जो है थोड़ा टिल्टेड रहेगा, पैर जो है उसे वो भी थोड़े टिल्टेड रहेंगे, या कुछ और जैसे कि सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ है वो हो सकता है। बहुत से ऐसे डिसीज़ेस हो सकते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन एक सडन चेंज है जो फटाक से होता है। सडन मतलब फटाक से होता है जेनेटिक मटेरियल में, मतलब DNA में जो चेंजेस होता है सडनली, और उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन मैंने आपको बताया है। ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या, 3 कोडॉन है, 3 कोडॉन का एक ग्रुप बनाया, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। सो
The one triplet codon is the sequence of 3 nitrogenous bases on mRNA that codes for a specific amino acid during protein synthesis. So जो ट्रिपलेट कोडॉन है वो 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑन mRNA पे जो कोड्स है ना उसके 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस और उसका एक ट्रिपलेट कोडॉन बनाते हैं हम लोग. ठीक है. फॉर क्या उन्हें क्या चाहिए रहता है, एमिनो एसिड चाहिए रहता है फॉर अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड ड्यूरिंग क्या, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जो mRNA को एमिनो एसिड चाहिए रहता है उसके लिए उसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिसमें एक ग्रुप में 3 कोडॉन होते हैं. ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द ग्रेजुअल चेंज occurring in living organism over a long duration. तो ये क्या है इवोल्यूशन? इवोल्यूशन को क्या बोला गया है? तो एक ग्रेजुअल चेंज. तो ग्रेजुअल चेंज मतलब बहुत स्लो चेंज जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है. सो इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते जा रहे हैं. तो हमारे में भी एक इवोल्यूशन चल रहा है. ठीक है. अभी पहले कैसा, एक एग्जांपल ले लो, पहले आईफोन 12, 13, 14, 15 ऐसे कितना जनरेशन आया, राइट? तो उनका क्या हुआ, आईफोन्स का इवोल्यूशन हुआ. उनमें अपडेट्स आ के एक न्यू वर्जन बनता गया. तो उसे ही हम बोलेंगे क्या, इवोल्यूशन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. इट इज़ अ स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड. Evolution is thus the formation of new species due to changes in specific characters of living organism. ठीक है. तो ये क्या है, ये प्रोसेस जो है इवोल्यूशन की वो स्लो गोइंग प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो होती है. ओवर द एजेस मतलब 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये प्रोसेस होने के लिए, उसे चेंज होने के लिए. सो थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अचीव्ड. सो छोटे छोटे अपडेट से एक नया वर्जन बनता है, राइट? तो वैसे ही इन्हें बहुत साल 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, उसमें से एक एक चेंज होते रहता है. और ये सब सारे चेंज है वो ऐसा लगे कि वो बहुत हो चुके हैं अभी चेंजेस, तो एक नया वर्जन अपडेट होता है. ठीक है. इसे ही हम क्या बोलेंगे, एक न्यू स्पीशीज़ अपडेट होती है, एक न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होती है. इसे ही हम इवोल्यूशन के टर्म में ऐसे बोलेंगे, ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. स्पेसिफिक कैरेक्टर, अभी उसका जो कैरेक्टर है उसके कुछ बोन्स में चेंजेस आएगा, उसके कुछ उसके माइंड में कुछ चेंजेस आएगा, देन उसके एक्शन में कुछ चेंजेस आएगा, तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं. और ऐसे करते करते एक नया स्पीशीज़ फॉर्म हो जाता है. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं. चेंजेस इन दिस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स गेट एक्यूमुलेटेड ओवर सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन. तो ये चेंजेस जो है उसे स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ दिस स्पेसिफिक कैरेक्टर लाइक थोड़े थोड़े चेंजेस होके एक्यूमुलेटेड हो जाता है वो ओवर द सेवरल जनरेशन. उसे जनरेशन लग जाते हैं एक छोटे छोटे चेंजेस करने के लिए. किस में करेंगे वो चेंजेस? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो ये चेंजेस करते करते जो नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो कंपैटिबल है, जो अडाप्ट कर रहा है फटाफट से चेंजेस, उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसे हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे. उस स्पीशीज़ को हम लोग डेवलप करेंगे. जो नहीं अडाप्ट कर पा रहा तो वो हार जाएगा. उसे चेंजेस, जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं उसे अडाप्ट करके आगे बढ़ना ही होगा, अपने आप को डेवलपमेंट करना ही होगा, तभी तो डेवलपमेंट होगा ना, राइट? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ साइज, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडिंग दैट दे इन्वॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। सो इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो हमारे 4 लिम्स होते हैं ह्यूमंस के, बैट्स जो हवा में आपने देखा होगा, बैट्स है, पानी में वेल्स है, कैट्स है, डॉग्स है, इतने सारे एनिमल्स है, राइट। तो इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से अलग है, राइट। और इनका जो मूवमेंट है, एक्शन लाइक ग्रास्पिंग, स्विमिंग, रनिंग, फ्लाइंग, ये सब भी डिफरेंट है, पूरी तरह डिफरेंट है। पर एक चीज़ जो सब में सेम है, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। उनके एक्सटर्नल जो बोन का स्ट्रक्चर है वो सेम है, और वो किसका एविडेंस है कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा ही होगा कि उनके सब लोगों के बोन्स कैसे हैं, सेम है, ठीक है। सो सिंपल है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मीन्स उनके से शेप, साइज, स्ट्रक्चर ये मैटर नहीं करता, वो अलग है, बट जो उनके बोन्स है, सेम काइंड ऑफ बोन्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस इज इक्वल टू सॉरी, जो हमारे बोन्स हैं, ऑल ऑफ द बोन्स ऑफ द अबाउ एनिमल्स और बर्ड्स और अंडर वाटर एनिमल्स, उन सब का बोन स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। इसका प्रूफ क्या है? वो कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं? ये एविडेंस, मतलब ये जो बोन्स वगैरह है, इसे हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होता है? एनाटॉमिकल एविडेंसेस इज द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स इन द ऑर्गन्स एंड एनिमल्स, ठीक है। मतलब अभी देखो, बोन्स के हिसाब से ये लोग सेग्रीगेट करते हैं एनिमल्स को और बर्ड्स को, जो भी है इन्हें सेग्रीगेट करते हैं। अगर देखो अभी एक जानवर है, जानवर को दो जानवर है, एक को 3 जानवर है पकड़ लो, एक को पूँछ नहीं है और 2 जनों को पूँछ है, लाइक 2 जनों को पूँछ है तो उन्हें एक ग्रुप में ले लिया, ठीक है। फिर तो क्या था? एनाटॉमिकल एविडेंसेस जो है, मतलब कि इंटरनल एविडेंसेस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स, इंटरनली बोन कैसे है, कैसे कैसे जॉइंट है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, उनका थिकनेस, ऑल ऑफ द थिंग्स इंक्लूड इन एनाटॉमिकल एविडेंसेस। और वो भी क्या प्रूफ करती है? कि वो किसी ना किसी कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करती है। सो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस और एनाटॉमिकल एविडेंस एक ही चीज़ प्रूफ करती है कि वो किसी ना किसी कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करती है, ओके, बट डिफरेंट वेज। वो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट करती है, और ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस है वो इंटरनली प्रेजेंट करती है कि वो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। इंटरनली मतलब समझा ना, लाइक जॉइंट्स देखेंगे, उसका बोन का स्ट्रक्चर एकदम बारीकी से नोटिस करके हम लोग सेग्रीगेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अभी। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे थर्ड टॉपिक हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे क्या है? सो दीज आर द अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन इन द ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके, सही है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? जो हमारे बॉडी में अंडर डेवलप ही रह चुके हैं, मतलब वो बड़े ही नहीं है और जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। उसका यूज़ किधर होता था? हमारे एंसेस्टर्स में होता था, पर हमारे अभी के जनरेशन को नहीं है, ठीक है। ये किसका प्रूफ है? कि पहले भी हमारा एवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ है, वैसे वैसे कुछ कुछ डेवलपमेंट्स बॉडी में हुए हैं, कुछ कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे बॉडी में, और दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द प्रूफ ऑफ द एवोल्यूशन, ओके। सो दीज आर अंडर डेवलप, उनका वो अंडर डेवलप रहते हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं, वो डेवलप ही नहीं होते हैं। तो डेवलप नहीं होगे तो उसका कुछ यूज़ होगा क्या? नहीं होगा, तो वो यूजलेस ऑर्गन रहते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स में। सो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्टिजियल ऑर्गन।
सेकेंड, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स आर अपेंडिक्स, विजडम टीथ, ईयर मसल्स, टेलबोन। तो अपेंडिक्स जो होता था पुराने हमारे एंसेस्टर्स में, जो कि रॉ प्लांट्स खाते थे, मतलब कच्चे पेड़ पौधे खाते थे। हम लोग खाते क्या नहीं खाते, ठीक है। तो जो वो कच्चे पेड़ पौधे खाते थे ना, उनके लिए डाइजेस्ट करने में अपेंडिक्स काम आता था, ठीक है। पर अभी आता है क्या, नहीं आता है। तो वो हमें हमारे जनरेशन में वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। सेकंड है विजडम टीथ। तो विजडम टीथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ है, जो कि वो लोग पुराने लोग बहुत ऐसे हार्ड फूड खाते थे, कच्चे फूड खाते थे, तो उनको इसकी ज़रूरत थी। और हम लोग सॉफ्ट फूड खाते हैं, हम लोग नहीं खाते इतना हार्ड फूड, तो हमें ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकंड, ईयर मसल्स। तो पहले हमारे जो एंसेस्टर थे, तो उनके ईयर मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो मूव करते थे अगर कोई आवाज़ सुनाई दी तो। हमारे ईयर मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमारे ईयर मसल्स बहुत ही वीक है। हमारे एंसेस्टर के स्ट्रॉन्ग थे, तो ईयर मसल्स भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। टेलबोन। टेलबोन मतलब हमारे एंसेस्टर में कहीं ना कहीं उनको टेल थी, अभी हम लोग को नहीं है, बट उसका कुछ पार्ट हमारे अभी भी बॉडी में है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकेंड, ईयर पिना है, इज़ यूज़फुल इन मैनी एनिमल्स। ईयर पिना जो है बहुत एनिमल्स में यूज़ होता है, लाइक रैबिट, काव्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा। पर हमारे में होता है क्या, नहीं होता है, तो उससे भी क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन का हम लोग ने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ये हमारा था लेक्चर नंबर 1। हम आगे लेंगे लेक्चर नंबर 2, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन